जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम शुरू करने लगे हैं जी अपनी FA2। आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 5। अपने पास रजिस्टर के नोट्स बना रहे हो आप? जी जी, आज ही सारा नोट किया। जी हमारा लेक्चर नंबर है 5। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सर? जी जी। अच्छा, तकरीबन हमने नॉन करंट एसेट्स है ना, उसको तकरीबन हर एंगल से कवर कर लिया था। उसमें कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं, वो छोटी छोटी सी बात मैं करवा देता हूँ। वो पहली बात आपने जो पूछी थी ना, पहली बात ये थी कि अगर हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया गया हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया गया हो, तो हम जो है रिवैल्यूएशन को कैसे करेंगे। तो भाईजान बेसिक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दिया हो, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हो, तो आपने कैसे करनी होता है। हम एक सवाल ले लेते हैं। एक एसिड है, उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 100 रुपये, ठीक है। उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 0। रेजिडुअल वाली कुछ भी नहीं, छोड़ा 0 भी नहीं लेते हम बस। हमने उसको डेट ऑफ परचेज किया है हमारी 1 जनवरी 2001, ठीक है। 31 दिसंबर 2002 पे जाके एसिड ने रीवैल्यू होना। उस दिन इसकी जो रीवैल्यूड अमाउंट है ना, रीवैल्यूड अमाउंट वह 150। और जो हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन के जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, RBM। और जो हम रेट ले रहे हैं ना, इसमें वो ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 10%, ठीक है। अब हमने इसमें कैसे करना है, तो भाई मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपने एक वर्किंग बना देनी है, तो उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आनी। डेप्रिसिएशन अगर हम उस तरीके से निकाल रहे हैं, दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, तो इसकी नहीं को थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं। चलिए, आ गई हमारे पास डेट। उसके बाद हमारा अगर आता था डिस्क्रिप्शन, फिर हम यहाँ क्या लिखते थे, एसेट। फिर हम यहाँ लिखते थे रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, हमने एसेट को किस दिन परचेज किया जी? हमने एसिड को परचेज किया था 1 जनवरी। हम लिख देते थे कि हमने 1 जनवरी 2001 को एसिड को परचेज किया, और यहाँ पे कह देते थे एसिड की कॉस्ट, कि भाई हम एक एसिड खरीद के लाए हैं, उसकी कॉस्ट थी 100। फिर एक साल गुजरता था तो हम लिखते थे 31 दिसंबर 2001 आ गया, तो हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो भाईजान बेशक स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके और यूजफुल लाइफ पे तकसीम कर देते। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू पर रेट लगाएंगे, 100 × 10, रेट लगा दो 10%, कितना बनेगा 10, ठीक है। ये आ गई 90, 31/12/2001, ठीक है। ये उस दिन की क्या आ गई बुक वैल्यू, इसको कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हो, इसको WDV भी कह सकते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू, सारे इसी के नाम है। फिर 31 दिसंबर 2002 आया। मैंने कहा एसिड को पहले जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है उस दिन तक पहले उठा के तो लेके जाओ, उस दिन तक तो पहुंच जाओ, उस दिन तक डेप्रिशिएट करो। रीवैल्यूएशन में हम क्या करते होते थे, देखो, रीवैल्यूएशन में हम क्या करते थे कि हम कैरिंग अमाउंट, ये बात अपने जहन में रख लो, कि जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही होती है ना, जिस दिन रिवॉल्यूशन डेट के ऊपर खड़े होकर ना हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट, उस दिन की कैरिंग अमाउंट को देखते हैं, रिवॉल्यूशन डेट की कैरिंग अमाउंट को देखते हैं, और रिवॉल्यूशन डेट की रीवैल्यूड अमाउंट को देखते हैं, कि जिस दिन हमारी रिवॉल्यूशन हुई है ना, जिस दिन हमारी रिवॉल्यूशन हुई है उस दिन हमारी कैरिंग अमाउंट, किताबों में हमारा एसेट नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब जब ये एग्जांपल आएगी इसी में करके देख लेते हैं, पहले सवाल को आगे लेके जाता हूँ। एक डेप्रिसिएशन हुई। अब हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हम बुक वैल्यू पे रेट लगाएंगे, 90 को पकड़ लेंगे और 10% रेट लगाएंगे, तो कितना बन जाएगा ये आपका 9, ठीक है। इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81। अच्छा, ये आ गई 31/12/2002। तो हमारी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2002 के ऊपर, ये कैरिंग अमाउंट, कि हमारी किताबों में एसिड 81 पे नजर आ रहा है, हमारी किताबों में एसिड कितने पे नजर आ रहा है, 81 पे नजर आ रहा है। लेकिन 31 दिसंबर 2002 के ऊपर, 31 दिसंबर 2002 के ऊपर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 150। एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 150। हम कहते हैं कि रीवैल्यूएशन के दिन, ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का दिन कौन सा है, 31 दिसंबर 2000,
2। इस दिन खड़े हो गए, इस दिन की कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की 81, और इस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 150। तो इन दोनों का दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारे पास, अगर हम 150 को माइनस करें 81 में से तो कितना आ जाएगा जी 69 आ जाएगा हमारा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 69। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था हम यहाँ पे सिंपली ये करते हैं कि जिस दिन हमारी रिवैल्यूएशन होती है उस दिन हम एक लाइन छोड़ते हैं और यहाँ लिख लेते हैं रीवैल्यूड अमाउंट, कि हमारी अब जो रीवैल्यूड अमाउंट है ना वो कितनी है 150। अब हम देखते हैं कि एसिड जो हमारी किताबों में 81 का पड़ा है उसने उठ के कहाँ पे जाना है 150 पे। तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस था वो कितना था 69। वो कितना था 69। तो हम कह देते थे कि हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है 69 का। तो हम इधर लिख देते थे सिंपली 69, ठीक है। फिर हम क्या करते थे इसको मजीद अगले साल जब ये डेप्रिशिएट हो गई 31 दिसंबर 2003 पे, अब हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, अब हमारे जो रेट लगना होता है बुक वैल्यू पे लगना होता है, तो आज के दिन 31 दिसंबर 2003 के लिए बुक वैल्यू क्या है हमारी 150। इसके ऊपर 10% हमने रेट लगा दिया तो 150 का कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 135। ये आज 31 दिसंबर 2003 की बुक वैल्यू, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चल रहे हैं, ठीक है। ये तो कर दिया हमने हशर, और हमने जो नशर करना होता है ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। ये इस 69 के साथ भी वही काम करो जो इसके साथ किया। तो इस 69 को भी यहाँ छोटा सा पकड़ो और इसको 10% ले लो, और वो कितना बनेगा हमारा 6.9। वो इसमें से क्या कर दो माइनस। तो हमारी जी डेप्रिसिएशन आ गई, आपका बता करें 69 माइनस 6.9। अब हमारा डिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ गया 62.1। यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई बात हो, समझ ना आई हो? नो सर। लेकिन ये आपके लिए ना एग्जामिनेबल नहीं है, आपके लिए क्या एग्जामिनेबल नहीं है ये सवाल, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या एग्जामिनेबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दूसरी चीज भी सिखाता चलता हूँ साथ ही, हम इसको खत्म करते हैं। ये एग्जाम में क्यों नहीं आता? आपके सिलेबस से बाहर है भी, आपके इतनी सारी बातें अगर सारी आपको पढ़ा दी जाए अभी तो फिर ये एफएसएफ में और एफआर में जाके आप डिटेल में पढ़ोगे ना ये सारी बातें। तो आपके लिए यहाँ रिवैल्यूएशन मैंने जितना था ना आईएएस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैंने उससे कई गुना ज्यादा करवा दी। अच्छा जी, तो हम डायरेक्ट भी जो डायरेक्ट निकालना चाहे वो क्या करें, 31 दिसंबर 2002 की बुक वैल्यू निकाल दे खड़े होके। इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या था कि 100 को पकड़ो, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, 90% लो, तो उसका 90% लो, ये आपके पास आ जाएगा 81, ठीक है। फिर इसमें से रिवैल्यूड अमाउंट को माइनस करो, तो आपके पास दोनों का दरमियान का जो डिफरेंस वो क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस की। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की एक लाइन के अंदर एंट्री करना चाहता कोई, अगर अपना टाइम बचाना चाहे, इस वर्किंग को ना करना चाहे, इस वर्किंग को अगर कोई ना करना चाहे, ठीक है ना। ये कैसे निकला 81, समझ आइए इस बात की। जी जी। शॉर्टकट तरीका लगाया कि 90% बुक वैल्यू है, मैंने इसका 100 का 90% ले लिया, फिर उसका 90% ले लिया, इस दिन की बुक वैल्यू आ गई, इस दिन की बुक वैल्यू को रिवैल्यूड अमाउंट से माइनस किया। अगर सीन ये हो कि इस दिन की हमारी बुक वैल्यू 81, और ये भी एडिशनल बात है रिवैल्यूएशन लॉस भी आपके सिलेबस में नहीं है। 81 हमारी बुक वैल्यू और हमारा रीवैल्यूड अमाउंट, यानी हमने उसको जब रीवैल्यू करवाया तो उसके अंदर ताकत ही सिर्फ 50 रुपए जितनी थी। तो हम कहेंगे इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है ना वो क्या हो जाएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस। जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस आता तो ये रिवैल्यूएशन क्या आ जाएगा लॉस। अच्छा, ये जो है ओसीआई में जा रहा होता है, ओसीआई में बस आपने याद रखना है ओसीआई क्या होती है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं, क्या पता वो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जा रहा होता है ओसीआई में, और लॉस भी कहाँ जा रहा होता है ओसीआई में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बुक कर लेंगे 31 का लॉस। हम अभी यहाँ लिख दें कि हमारी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है 50, ठीक है। हमने एसिड को 81 से उठा के लाना है 50, तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा 31।
तो हम कहेंगे हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। बाकी वही सारा काम करना है आपने रिवैल्यूएशन लॉस के साथ भी जो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ करते थे, लेकिन उल्टा काम कर देना बस। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में फिर चलेगा रिवैल्यूएशन सरप्लस? नहीं नहीं, रिवॉल्यूशन सरप्लस स्ट्रेट लाइन मेथड में भी आएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी आएगा। मैं समझा नहीं, आपका सवाल क्या पूछा आपने? आप यही कह रहे हैं ना कि ये एग्जामिन नहीं है ये क्वेश्चन? हाँ, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड में ही चलेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं चलेगा। अच्छा, तो हम्म। लॉस में भी नहीं चलेगा ना? लॉस आपने कर जाना ना अब। आपने अच्छी तैयारी करने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम आप अगर 100% तैयार करते हो ना, तो एग्जाम में 130% पे टेस्ट हो रहे होते हैं आप। फिर उन्होंने देखना होता है ना कि आम सारे बच्चों ने जितना पढ़ा है और टॉपर्स ने जिसने जो तैयारी करके आए, उन्होंने कितना पढ़ा। तो जितना मैं करवा रहा हूँ अब आपके लिए, अगर ये ना करवाऊँ तो फिर तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप ना करो। अभी तो मैंने करवा दिया, तो आपने फिर देख के तो जाना है ना रिवैल्यूएशन लॉस को। ज्यादा ध्यान आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस पे देना है, ठीक है। हम कहेंगे हमारी रिवैल्यूड अमाउंट ये आ गई। अब हमने 31 दिसंबर 2003 की जो डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम? इस 50 को पकड़ेंगे, 10% रेट लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह हम 31 को भी पकड़ेंगे कि लॉस है, इसके ऊपर 10% रेट लगा देंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस होता था तो हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे। अब जो फिगर आएगी, वो जो फिगर आएगी हम उसको यहाँ कर देंगे ऐड। यहाँ कर देंगे ऐड, मतलब ये 31 का 10% बनेगा 3.1%। जैसे रिवॉल्यूशन सरप्लस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता था ना किताबों से, तो हम रिवॉल्यूशन सरप्लस को माइनस करते जाते थे। फॉर एग्जांपल हमारा रिवॉल्यूशन सरप्लस अभी पिछले में कितना आया था बोला, इसे पिछले एग्जांपल में कितना आया था रिवॉल्यूशन सरप्लस? मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। 150, 69, 69। 69 आया था। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, 69 अगर रिवॉल्यूशन सरप्लस होता। फिर मैंने यहाँ पे 69 का लिया था 10%, ठीक है। मैंने कहा था कि अभी 69 को आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करो। इस 69 का 6.9 है जो आप वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम इसमें से माइनस करने के बाद हम कहते थे अब हमारे पास जो बच गया है ना, वो कितना बच गया, 69 माइनस 6.9, 62.1 हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बच गया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को किताबों से खत्म करते जाते थे। इसी तरह लॉस आया, क्या पूरी जिंदगी लॉस खड़ा रहेगा भाई? लॉस को के साथ भी वही अशर किया, 31 को हमने पकड़ा, 10% रेट लगा दिया। रिवैल्यूएशन सरप्लस में माइनस करते थे, लॉस को खत्म करने के लिए प्लस करना पड़ेगा इस चीज को। तो ये माइनस प्लस पीछे कितना लॉस बचेगा, माइनस का 31 और प्लस का 3.1। अब हमारे पास लॉस जो किताबों में है वो 27.9 रह जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई सवाल? हाँ सर। ठीक है। अब इसके अगर मैं एंट्रीज के ऊपर बात कर लूँ, छोटी सी मेन एंट्रीज हैं, वो आपसे एंट्रीज ही पूछता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था तो हम एंट्री क्या करते हैं, जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस हो तो एक एंट्री करेंगे वार्म अप की एंट्री। पहली एंट्री होती थी वार्म अप की एंट्री, उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते थे और एसिड को क्या कर देते थे, क्रेडिट। वार्म अप की एंट्री, आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, किस दिन खड़े होकर देख रहे हो, 31 नवंबर 2002 तक। तो हम कहेंगे कि 10 बैलेंस पड़ा है और 9 बैलेंस पड़ा है, यानी 19। तो ये 19 से एंट्री कर देंगे हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड क्या हो गया, क्रेडिट। ये थी हमारी वार्म अप की एंट्री, ये मैं लिख देता हूँ। पहले हमने उसको वार्म अप किया, फिर हमने दूसरी एंट्री क्या की थी जी, हमने कहा था हमने कहा था कि जो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, ये जी रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, अब मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का केस लेके चल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया, एसिड को बढ़ने का रिकॉर्ड कर लो, एसिड डेबिट कितने से, 69 से। और रिवैल्यूएशन सरप्लस किस में, ओसीआई के अंदर क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ठीक है, ये होगी जी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या थी हमारी, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। ये कितनी थी, इसको हम कैसे करते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दो और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर दो, क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं, इसको आप रिजर्व भी, आपकी किताबों में रिजर्व लिखा होगा कि आपके जो रिजर्व हैं, प्रॉफिट के रिजर्व, जहाँ प्रॉफिट पड़े होते हैं उनको रिजर्व भी कहता है। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर दो, रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर दो, या रिजर्व को क्रेडिट कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6.9 से एंट्री कर देंगे। और फिर हम चौथा स्टेप क्या करते थे, उस साल की डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लो, साल की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी हमारे पास मजीद,
जब हमने 69 150 के ऊपर वैल्यू के ऊपर लगाया था, 150 हमारे पास बुक वैल्यू थी, उसके ऊपर 10% रेट लगाया था, तो 15 की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड करी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 15 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कर दो क्रेडिट 15 से। हाँ जी, पहली एंट्री कैसे की है, बाकी सारे वार्म अप की एंट्री, पहली एंट्री थी वार्म अप की एंट्री कि भाईजान एक्यूमुलेटेड, ये एंट्री याद रखनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसिड को क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, जब से तुमने खरीदा है ना, डेट ऑफ परचेज, उस दिन से लेके आज जिस डेट तक तुम खड़े हो, डेट ऑफ स्टैंडिंग कह लो या डेट ऑफ सेल तक कह लो, जिस दिन तुम खड़े हो उस दिन तक की जितनी डेप्रिसिएशन है ना उसको उल्टा दो। जी जी। ठीक है, तो हमने कहा कि हम जिस दिन खड़े हैं वो जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, ये आप कह लो कि डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ रीवैल्यूएशन तक, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन तक की जो डेप्रिसिएशन है उसको उल्टा दो, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता, वरना इसका मैं कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब सिंपली ये देखो कि आप रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है, 31 दिसंबर 2002 पे खड़े होकर कर रहे हैं हम, ये जी 31 दिसंबर 2002 पे, 31 दिसंबर 2002 तक जितनी भी डेप्रिसिएशन है उससे ही एंट्री कर दो। पहले एक साल 2001 की डेप्रिसिएशन, फिर 2002 की डेप्रिसिएशन, तो हमने 19 से ये डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट को कर दे क्रेडिट। ठीक है, कोई क्वेश्चन? जी जी। नो नो। अच्छा, अब अगर इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आया होता तो हम उसको कैसे करते टैकल? कुछ भी नहीं गलत करना था हमने, सबसे पहले वही वार्म अप की एंट्री करते हैं हम। वही वार्म अप की एंट्री क्या होती है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट को क्या करते हैं क्रेडिट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी लेनी है, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक की डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन तक। हम कहेंगे डेट ऑफ परचेज थी 1 जनवरी 2001 और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जिस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है वो है 31 दिसंबर 2002। 2 साल गुजर गए, 2 साल की डेप्रिसिएशन, तो वो 2 साल की डेप्रिसिएशन इस वर्किंग से मिल जाएगी आपको, नहीं तो आप खुद भी निकाल सकते हो एक स्टॉक के अंदर। तो डेप्रिसिएशन 19 आ गई, ये एंट्री हमने कर दी। फिर ये एंट्री, अब एसिड, हमारा एसिड रीवैल्यू हो रहा है, रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है उसके ऊपर, तो हम कहेंगे रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस एक एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा, ओसीआई में, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट कितने से, 31 से। और एसिड को कम कर दो भाईजान, एसिड किताबों में कम हो रहा है, देखो एसिड किताबों में कम हो रहा है, एसिड को 50 पे ले आओ। तो हमने कहा रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और एसिड को क्रेडिट कर दो 31 से। जब 31 हमने एसिड में से माइनस कर दी है तो एसिड खुद ब खुद 50 पे आ गया। फिर उसके बाद ये जो आपने प्लस प्लस 3.1 है, जैसे ये था ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। जब रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो कोई भी डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं होगी, कि इंक्रीमेंटल हो गई थी डेप्रिसिएशन, इंक्रीज हो गई थी तो हमने ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब डेप्रिसिएशन के अंदर कोई लॉस आ गया तो इस +3.1 की कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। ये बातें आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दी हैं, तो अब इसको थोड़ा हजम कर लेना, इस बातों को याद कर लेना। ठीक है, लॉस आया तो जो फिगर आ रही होती है उसकी कोई एंट्री नहीं है, उसको प्लस करना होता है। और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आया तो इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन एंड क्रेडिट, और इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, जी जी। बाकी फिर आगे डेप्रिसिएशन जैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हमने कर लेनी। ये बहुत बहुत ज्यादा बता दिए मैंने, मुझे नहीं बताना चाहिए था इतना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बता दी, तो कंट्रोल ये करेंगे हम, ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेना अपने पास, इसको सुनना बार बार। और आपसे जो एग्जाम में टेस्ट हो सकता है ना, वो सिंपली आपको स्ट्रेट लाइन मेथड देगा। जिस दिन आपकी रिवैल्यूएशन हो रही है ना, आपने देखना कि मेरी रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है। अब मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ ना, रिवैल्यूएशन जो डेट है ना आपके पास, रिवैल्यूएशन की डेट, उस डेट के ऊपर आप क्या निकालो, कैरिंग अमाउंट एसेट की, और उस डेट की क्या देख लो, रीवैल्यूड अमाउंट। ये आसान तरीका है, अगर उस वर्किंग को भी स्किप करना चाहते हो तो ये तरीका है। जिस दिन हमारी फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2002 पे हो रही थी हमारी रिवैल्यूएशन, तो हमने कहा इस दिन की कैरिंग वैल्यू निकालो। कैरिंग वैल्यू कैसे निकलती है, कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। ठीक है, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कैसे करोगे आप, सिंपल, कि कॉस्ट थी 100 रुपया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब आज तक की डेप्रिसिएशन, आज तक डेट ऑफ परचेज से लेके आज तक की डेप्रिसिएशन। आज क्या है, 31 दिसंबर 2002, तो हम कहेंगे कि
एक साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं थी, यूजफुल लाइफ में मिसाल ले रहा हूँ 5 साल थी, तो ये जो फैक्टर है हमें कितने साल की डेप्रिसिएशन देता है? बताओ कितने साल की डेप्रिसिएशन देता है? ये फैक्टर हमें कितने साल की डेप्रिसिएशन देता है? ओपनिंग माइनस मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन, एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ये मैंने क्या हाँ जी एक्यूमुलेटेड, मैंने डेप्रिसिएशन निकाली है यार, ये मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाली है। डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिखा स्ट्रेट लाइन मेथड का। जी जी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करो, यूजफुल लाइफ तकसीम कर दो। मैंने ज्यूम कर ली 5 साल यूजफुल लाइफ है, तो ये आ गई हमारी एक साल की डेप्रिसिएशन, 2001 की डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा कि भाई एक साल की डेप्रिसिएशन नहीं, हमें तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए। तो अगर ये एक साल की डेप्रिसिएशन है, ये जो चीज है ये एक साल की डेप्रिसिएशन है, तो इसको 2 से ज़रब दे दें तो 2 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। जी तो डायरेक्ट हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, तो हम 100 में से ये जो भी आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास इस दिन की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह रिड्यूसिंग बैलेंस में शॉर्टकट मेथड था ना, तो ये इसमें भी शॉर्टकट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड में, कि भाईजान देख लो कितने साल गुजर गए। मिसाल के तौर पर ये 31 दिसंबर 2004 पे हो रही होती डिवैल्यूएशन, तो हम कहते हैं कि कॉस्ट में से अगर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा कॉस्ट है 100, उसमें से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 4 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। अब हम खोता वर्क करें कि हर साल की डेप्रिसिएशन निकालें, फिर माइनस करते रहे, माइनस करते रहे, करते रहे, या फिर हम एक ही बारी में कर लें। और एक ही बारी में कैसे करना है कि वही फार्मूला है, स्ट्रेट लाइन, हर साल बराबर डेप्रिसिएशन आनी है इसमें। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ के, ये आ गया जी, एक साल की डेप्रिसिएशन दे दी। अब हमें कितने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए? 4 सालों की, तो हम इसको 4 से ज़रब दे देंगे। फिर उसको जो जवाब आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस हुई, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। उस दिन की बुक वैल्यू अब हमने निकाल ली। उस दिन जो हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट है, उन दोनों को कंपेयर करो। अगर जो बुक वैल्यू है वो कम हो और रीवैल्यूड अमाउंट जो है आपकी वो क्या हो? ज्यादा हो, तो क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या हो जाएगा हमारे पास? रीवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर हमारी बुक वैल्यू ज्यादा हो और हमारी रीवैल्यूड अमाउंट क्या हो? कम, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस। हमारे पास क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन लॉस। नहीं तो वो जो हमारी सदा बाहर वर्किंग है वो तो हमें सब कुछ बता ही देती है ना फिर। तो रीवैल्यूएशन को यहाँ दफन कर देते हैं। अब हम रीवैल्यूएशन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है भाईजान। तो ना छेड़ मलंगा नू, नहीं थे फिर अगली बात आपको पता है। तो जी अब जो हमारी लास्ट बात रहती थी इसके ऊपर, वो हम कवर अप कर लेते हैं और उसके बाद में हम इस चीज को, आपका सवाल था कि एक एसिड जो क्या नाम लेते हैं पॉलिसी थी, पॉलिसी के ऊपर जरा करवा दोगे। पॉलिसी थी प्रोराटा, तो समझ आ गई थी ना? प्रोराटा तो पता लग गई थी ना? जी जी बस ये नहीं समझ आ रही थी कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन एक्विजिशन ईयर, और दूसरे नंबर पे नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल। जिस दिन आप सेल कर रहे हो ना, जिस साल उस साल आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर जो लास्ट हमारा मेथड रह गया वो करवा के हम कोई नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं। नए चैप्टर की जरा हाव ले लेते ना, बड़े दिनों से नए चैप्टर की तरफ हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। प्रो डाटा तो समझ आ गया था। अच्छा ये मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ। एक एसिड है, उसकी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। उसकी डेट ऑफ परचेज जो है ना वो है 1 जून 2001। उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 5 ईयर्स। फिर 1 मई 2003 को, 1 मई 2003 को हमने एसिड बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसमें सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया एसिड को फॉर कैश, हमें जो क्या है पैसे मिले हैं 80,000 में पैसे मिले। अच्छा जी ये हमारा सवाल है। सवाल समझ आ गया? हमारी कंपनी की पॉलिसी है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। हमसे उसने रिक्वायर किया कि भाईजान, रिक्वायरमेंट क्या है, टी अकाउंट भी बना के दो, बैलेंस शीट भी बना के दो, पीएनएल भी बना के दो, सब कुछ निकाल के दो। टी अकाउंट आपने बनाना है,
एसिड का भी टी अकाउंट बना के दो, डिस्पोजल का भी टी अकाउंट बना के दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी टी अकाउंट बना के दो, सब कुछ बना के देना आपने। ये 3 रिक्वायरमेंट। तो बैलेंस शीट पीएनएल तो आप लोगों से नहीं पूछता वो, ये 3 रिक्वायरमेंट है। गेन लॉस में निकाल के दो हमें, कितना गेन लॉस है आपके पास। और कंपनी की पॉलिसी है कि वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है इन ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके और सवाल को शुरू करते हैं। ये जी हमारे पास सवाल आ गया, तो हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। हमने कहा जी ये देखें जी, छोटी सी पहले खोता वर्क करते हैं, फिर जल्दी जल्दी वाला काम भी सिखा देता हूँ। वही डेट डिस्क्रिप्शन, ये आपने बस वहां पे डेट डिस्क्रिप्शन डालने नहीं बैठ जाना, ये दिमाग में करना है सब कुछ। ठीक है, ये आ गया एसिड। हमने कहा भाईजान ये जो एसिड है ना, हमने एसिड को किस दिन खरीदा, ये कम जून 2001 पे। हमारा ईयर एंड क्या है, हमारा साल कब खत्म होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं 31 दिसंबर के लिए। तो जो साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है वो किस कब शुरू होगा, ये कम जनवरी हमारा साल है, ये कम जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा साल है। ये कम जनवरी से 31 दिसंबर तक, बेशक वो 2001 हो, 2002 और 2003 हो। ठीक है, ठीक है गोंगलू। जी 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 जी। जी 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 जी। तो ईयर एंड हमारे 31 दिसंबर, तो जो साल 31 दिसंबर पे खत्म हुआ है वो शुरू कब होगा, ये कम जनवरी। तो हमने अपने आप से देखना है कि भाईजान हमने एसिड को ये कम जनवरी पे खरीदा है। नहीं जी, एसिड तो खरीदा ये कम जून पे, ये लिखा हुआ है जी हमने एसिड को कब खरीदा है, ये कम जून पे हमने एसिड को खरीदा। इसको यहाँ से गायब करते हैं, इसको वहां से गायब किया तो वो भाई नाराज होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया पेन जी। ये कम जून है जो हमारे पास, ये कम जून को हमने एसिड को खरीदा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट। एसिड को जब हम खरीद के लाए ना तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आया जी हमारे पास ईयर एंड, हमारे ईयर एंड का 31 दिसंबर 2001। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन निकाली। हमने कहा यार एक डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ। तो क्या ये एसिड हमारे पास पूरा साल रहा है, पूरा साल। हमने कहा नहीं, हम तो खरीद के लाए हैं जून में, तो हमारे पास कितने महीने रहा है, 7 महीने। जून से गिनना शुरू करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमारे पास रहा है 7 महीने, 7 महीने। तो हमने कहा कि हम इसको 7/12 कर देते हैं। लेकिन फिर हमें याद आया कि जो कंपनी की पॉलिसी है वो क्या है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। कि जिस साल तुम परचेज करके लाओगे ना एसिड को, साल तुमने पूरी डेप्रिसिएशन ले लेनी है। अब इसके ऊपर तुम 7/12 नहीं लगाओगे, तुम 12/12 लगा दोगे। ठीक है, 12/12 लगाओगे तो यही जवाब आ जाएगा, 12/12। मतलब जिस साल तुम खरीद के लेके आए ना, उस साल तुमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेनी है। भूल जाना है कि तुम उसको एकम जून को खरीद के लेके आओ, ऐसा समझो कि तुमने उसको पहले साल के पहले दिन ही खरीदा था। ठीक है। जी जी। अच्छा जी, तो ये कितना आ गया जवाब, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 20,000 आ गया जवाब। 1 लाख को अगर मैं तकसीम करूँ 5 पे, बताते जाया करो ना जल्दी जल्दी सब। ये आ जाएगा हमारे पास 80,000। हमारी जी बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2001 के ऊपर। 31 दिसंबर 2001 के ऊपर हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई जी, 80,000। हमारी किताबों में एसेट कितने का नजर आ रहा है, 80,000 रुपये का। अब जी हमारा डिस्पोजल हो रहा है ये कम मई को, तो ये कम मई तक भाई को लेके तो जाओ पहले। फिर आया जी 31 दिसंबर 2002, एसिड भाई फिर डेप्रिशिएट हुए। फिर वही फार्मूला, कॉस्ट माइनस स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं हम, याद रखना। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। भाईजान यही होता काम, ये सेम एज इट इज, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना ऊपर से नीचे। ये मैं यूं कर देता हूँ, ठीक है। भाई डेप्रिसिएशन फिर कितनी आ गई, 20,000। तो हम क्या करेंगे, 80,000 में से 20,000 गया तो हमारे पास आ गया 60,000। हमने कहा 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2002 पे जो है ना, वो हमारी जो आ रही है ना, अल्लाह आपका भला करे, बुक वैल्यू 60,000। फिर हमने कहा हमने ना इसको ये कम मई को बेचा। अच्छा जी, हमने कहा इसको पहले ये कम मई तक उठा के लेके आते हैं। ये कम मई 2003 आ गया। हमने कहा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीनों के मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने।
4 महीने हमारे पास मजीद पड़ा रहा है, तो हमने 1 लाख रुपए का जो था वही डेप्रिसिएशन निकालनी है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ कितनी, 5 साल। ये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन देगा ये फैक्टर हमें, लेकिन हमने कितने की निकालनी है, 4/12। तो हमने कहा 4 महीने हमारे पास रहा, तो हमने कितनी डेप्रिसिएशन निकाल ली जी, 1 लाख तकसीम 5 इंटू 4/12। अच्छा जी, आपका जवाब आ जाएगा तकरीबन 6667। सर जी डिवाइडेड बाय 4 नहीं करेंगे, क्योंकि 5th ईयर पे तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी। आप ना स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन मेथड में ना आपका जो जवाब है ना, डेप्रिसिएशन है, वो हमेशा क्या निकलती है, बराबर। तो आपने हमेशा डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ कर। जी जी। तो ये कितनी आई है, 6667। ठीक है, तो हमने इसको 60,000 में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया जवाब 5,300, सॉरी 53,334। ये जी बुक वैल्यू आ गई उस दिन की जिस दिन हमने डिस्पोज की। देखो, जब भी आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं ना, मेरी बात सुनो, ये जो मैंने आपको बताई थी ना कि आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे तकसीम करना है, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आपने तब तकसीम करना है जब रिवैल्यूएशन का मामला आ जाए, कि भाई अब रिवैल्यूएशन हो गई है। ठीक है, अब जो रीवैल्यूड अमाउंट आई है ना, रीवैल्यूड अमाउंट आई है, उस रीवैल्यूड अमाउंट को हमने यूजफुल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे तकसीम करना होता था, कि भाई अब जो है ना, हमने इसको खरीदा था 1 जनवरी 2001 पे, उस टाइम इसकी लाइफ थी 5 साल, लेकिन अब हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2002 पे। तो अब इसने अपनी जिंदगी के 2 साल पूरे कर लिए हैं। अब जो रीवैल्यूड अमाउंट आई है ना, इसको 3 सालों में खत्म करना है, 150 आई है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे। लेकिन सिंपल जब आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ना स्ट्रेट लाइन मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन आपने कैसे निकालनी है, आपने अपने आप से पूछना है डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालने लगे हो। वो आपके पास जवाब आएगा कि भाईजान मैं डेप्रिसिएशन निकालने लगा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आप फार्मूला लगा दोगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, हर बार यही फार्मूला लगाओगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। बस ये देख लेना कि भाईजान हमारे पास पूरा साल एसेट इस्तेमाल में रहा है, तो कोई बटे बुटे नहीं लगाने। और अगर साल के दरमियान में खरीद के लेके आए और प्रो रेटा बेसिस हमारी पॉलिसी है, तो हम लगा देंगे बटे बुटे। और अगर हमने क्या किया जी, जिस दिन हम बेच रहे हैं पहले उस दिन तक उठा के लेके आओ, 4 महीने की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर ली। अब हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, एसिड का टी अकाउंट बना लेंगे जी, ऐसे छोटे से। थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। चल, ये जो हमारा एसिड था ना, इस एसिड को हमने खरीदा था, ये जो हमारा एसिड था ना, इस एसिड को हमने खरीदा था 1 जून को। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 जून 2001 को खरीदा था मैंने, 1 लाख रुपए का। ये एसिड का क्या बन रहा है, कॉस्ट अकाउंट। साथ ही एसिड का क्या आएगा, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं वो वर्किंग कर ही नहीं रहा, ठीक है, मैं वो वर्किंग नहीं कर रहा। फिर 31 दिसंबर 2000, 31/12/2001 आया, तो एसिड की कैरी डाउन अमाउंट कितनी आ रही होगी, 1 लाख। याद है ना बातें। जी जी। ठीक है, साथ ही इधर भी बना लेते हैं हम छोटी सी, कि हमने जब एसिड जो खरीदा था, ओपनिंग में तो कोई एसिड पड़ा ही नहीं था, हमने तो ये एसिड को खरीदा ही 1 जून के ऊपर है, तो ओपनिंग में कोई एसिड नहीं था उसकी, तो उनकी डेप्रिसिएशन भी जीरो। इस साल जो हमने 2001 है ना, 2001 की जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की, तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, 1 लाख रुपए की कॉस्ट थी, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की जीरो, और यूजफुल लाइफ पे तकसीम कर दिया। तो उनकी पॉलिसी थी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, तो 12/12 कर दो, तो ये आ गई पहले साल की डेप्रिसिएशन। किस साल की, 2001 के साल की डेप्रिसिएशन। ओपनिंग में डेप्रिसिएशन ऐड की कितनी बनी थी जी हमारे पास, 20,000। तो हमने कहा कि हमारे पास जो कैरी डाउन आ गया ना, 31 दिसंबर 2001 के एंड के ऊपर हमारा जो कैरी डाउन आ रहा है, वो आ रहा है 20,000। तो अगर मैं बुक वैल्यू चेक करूँ टी अकाउंट से, देखो टी अकाउंट से बुक वैल्यू आपने चेक करनी है,
तो आप कैसे करोगे, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करो, 1 लाख की कॉस्ट, उसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 31 दिसंबर 2001 के एंड पे कितना है, 20,000। तो वही 80,000 आपके साथ बुक वैल्यू मैच हो रही है। ठीक है, फिर यही कहानी आई 31 दिसंबर 2002 पे। ये जो कैरी डाउन है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। 2002 के साल के लिए ब्रॉड डाउन बन जाएगा कि ओपनिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, इस साल कोई एडिशन वगैरह नहीं हुई और कोई डिस्पोजल नहीं हुआ 2002 के साल के अंदर। तो यही 31 दिसंबर 2002 के एंड पे हमारे पास कैरी डाउन कॉस्ट आ जाएगी। 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख रुपए लिखा हुआ मैंने। अच्छा, फिर ये यहाँ पे ये ओपनिंग बनी होगी 2002 के साल के अंदर। 2002 के साल के अंदर ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी, 20,000। फिर 2002 की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, वही फार्मूला लगेगा, ये 2002 की डेप्रिसिएशन भी निकाल लो कि कितनी आ जाएगी, 20,000। ठीक है, 31 दिसंबर 2002 के एंड पे डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ रहा होगा हमारे पास, 40,000। और कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, 1 लाख। तो अब मैं चेक करूँ 31 दिसंबर 2002 के एंड पे बुक वैल्यू क्या बनती है, तो मैं कहूँगा कॉस्ट में से, 1 लाख की कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का बैलेंस माइनस कर दो 40,000। तो 60,000 हमारी बुक वैल्यू बन रही है, वो मैच कर रही है। तो इसका मतलब हमारा टी अकाउंट सही बनेगा। फिर जी हमारे पास वो आ गया, वो शाहकार जिसका था हमें बरसों से इंतजार। और वो शाहकार कौन सा भाई, डिस्पोजल का भाई। फिर जी यकम मई आई, ये आया जी यकम मई। यकम मई को क्या हुआ जी, डिस्पोजल। हमने कहा एसिड को डिस्पोज कर दो किताबों में, पहले तो इसको ओपनिंग बनाओ ना, यहाँ पे ये ब्रॉड डाउन बना होगा 2003 के साल में, 1 लाख रुपए। हमने कहा निकाल दो इस एसिड को, डिस्पोज ऑफ कर दो किताबों से। ये जो एसिड है ना, ये किताबों से निकाल दो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का एसिड किताबों से निकाल दो। ठीक है, अगर ये एसिड निकाल दिया है, लेकिन ये एसिड यकम मई तक तो इसको डेप्रिशिएट करेंगे ना, यकम मई तक तो हमारे पास पड़ा रहा है, यकम मई। तो यहाँ पे कितना ले लोगे आप, 6,667 की डेप्रिसिएशन, 4 महीनों की डेप्रिसिएशन तो इसके ऊपर चार्ज कर दोगे ना। फिर आप कहोगे कि आप इस एसिड के ऊपर जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी है ना, 2 साल और 4 महीनों की, वो यहाँ से निकाल दो। ठीक है, वो यहाँ से निकाल दो, कितनी बन जाएगी इसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस, कि भाईजान 40,000 ओपनिंग में पड़ी थी, प्लस 4 महीनों की डेप्रिसिएशन उसके ऊपर और चार्ज की, तो वो बन जाएगी 4,667। तो हम कहेंगे डिस्पोजल में 4,667 फेंक दो, 4,667 को फेंक दो। ठीक है, एक्यूमुल जो चीज जैसे डिस्पोज हुआ उसकी एसिड की कॉस्ट भी निकाल दो, और उसके क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट से उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी निकाल दो। फिर ये आगे जी डिस्पोजल, डिस्पोजल ने कहा जी आया हूँ, जी आया हूँ। यहाँ पे एसिड क्या हुआ, क्रेडिट, और डिस्पोजल क्या हुआ, डेबिट। यहाँ क्या आ जाएगा, एसिड कितने से जी, 1 लाख रुपए से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्पोजल। ओहो, यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, डेबिट, ये अमाउंट से डेबिट। ठीक है, और डिस्पोजल क्या हो रहा है, क्रेडिट, डिस्पोजल क्या हो रहा है, क्रेडिट। 4667 से। फिर हमने सेल प्रोसीड रिकॉर्ड की कि हमारे पास जो पैसे आए हैं वो कितना है भाईजान, हमारे पास पैसे हैं 80,000। तो अब देखो जी गेन और लॉस किधर आ रहा है आपके पास। तो जाहिर सी बात है, आप गेन आया है, यहाँ पे आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो गेन यहाँ तो होता है पीएनएल में जो जाता है, और लॉस यहाँ आता है, तो बैलेंस कहाँ आ रहा है, इधर। तो दोनों की तरफ बैलेंस करके देख लो, 80,000 जमा 4667 माइनस कर दोगे, 1 लाख की, तो आप लोगों के पास आ जाएगा गेन 15,333। अच्छा जी, एक चीज जो यहाँ पे हुई है ना, वो जानबूझ के गलत की है मैंने। अच्छा, यहाँ तक सवाल तो नॉर्मल होता तो बहुत आसान बात थी। तो समझ आ गई यहाँ तक बात, कोई सवाल हो यहाँ तक। जी जी। अच्छा, अब हमने पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी थी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल तुमने सेल किया ना, उस साल तुम्हारी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे जिस साल जो हमने डेप्रिशिएट किया ना, 4 महीने जो हमने डेप्रिशिएट कर दिया, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, प्रो राटा बेसिस हमारी पॉलिसी होती, तो हम ये 4 महीनों की डेप्रिसिएशन निकालते, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ये डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते। लेकिन अब हमारी पॉलिसी है कि हमने साल, जिस साल हमने खरीदा उस दिन 6/12 नहीं करना, और जिस साल हमने बेचा है उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी। तो हम कहेंगे कि ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ही नहीं, ये डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगी ही नहीं बेचने के साल में।
तो हमारे पास बेचने के साल में फिर भी हमारे पास ये कम मई पे भी हमारी कैरी डाउन अमाउंट जो है बुक वैल्यू 60,000 ही आ रही होगी। ठीक है, 60,000 आ रही होगी मेरा चंद। जी जी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 4 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, नहीं करनी वो भी। हम कहेंगे नहीं करनी। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो रहा होगा, सिर्फ 40,000। ये लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर ना होता ये काम तो फिर ये ऐसे होता। जिस दिन परचेज किया जिस साल में, उस साल में डेप्रिसिएशन पूरी चार्ज कर दो, याशी दो उसको, याशी। और जिस साल में उसने डिस्पोज किया, बेशक उसने उसने डिस्पोज किया है बैठ के यकम नवंबर पे, यकम नवंबर को डिस्पोज किया, और पिछले 11 महीनों की डेप्रिसिएशन, सॉरी 10 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसकी पॉलिसी है प्रो ये वाली, तो उस डिस्पोजल के साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ना करो, हमने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी। तो अब हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट से उसकी कॉस्ट निकाल दो, लाख रुपए तो वैसे ही आ जाएगा। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस अब कितना आ जाएगा, 40,000। तो हम कहेंगे ये कितना हो गया जी, 40,000। इसमें बैलेंस पड़ा ही 40,000 है, और हमारे पास सेल हुई 80,000, ये हो गया 1,20,000। तो यहाँ पे गेन आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपये का। ठीक है। तो गेन को रिकॉर्ड, एसिड को डिस्पोज करने की ना एक डायरेक्ट एंट्री होती है, देखो। डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने की एक डायरेक्ट एंट्री होती है, वो क्या होती है, एक्यूमुलेटेड। ये याद कर लेना, रट्टा मार रहा हूँ, रट्टा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन से। ये फिगर निकालते जाना। डेट ऑफ परचेज, खरीदा था ये कम जून 2001 को, और बेचा है हमने इसको ये कम मई 2003 को। लेकिन हमारी पॉलिसी है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो जिस दिन खरीदा था उस साल भी पूरी डेप्रिसिएशन, 2001 के साल में, 2001 के साल में पूरी डेप्रिसिएशन लेंगे। तो 2001 की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20,000। यूं निकालो जल्दी जल्दी। 2002 की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 20,000। फिर हम 2003 की 4 महीनों की डेप्रिसिएशन लगे लेने लगेंगे, तो अंदर से आवाज आएगी, नहीं 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 नहीं, हमारी पॉलिसी है कि पहले जिस साल खरीदा है उस साल पूरी डेप्रिसिएशन दे दो, जिस साल बेच रहे हो उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ना करो। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ गया 40,000। 40,000। एसिड की कॉस्ट निकाल दो, एसिड की कॉस्ट निकाल दो यहाँ से। एसिड की कॉस्ट कितनी थी जी, 1,00,000 रुपया। ये क्या हो रहा है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसिड क्या हो रहा है, क्रेडिट। फिर कैश हमें आया, कैश को क्या कर दो अपने पास, डेबिट। कैश कितना आया जी, कैश कितना आया हमारे पास, 80,000। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है जी, 20,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्या आ रहा है, गेन। ठीक है, जो पीएनएल में जाएगा। कितने का आ रहा है जी, 20,000 का। डिस्पोजल का अकाउंट बना ही नहीं, एक ही धड़ाधड़ एंट्री के अंदर हमने एक ही एंट्री की, और ये भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो ये एक ही एंट्री हमने की, बैलेंसिंग फिगर आया है, तो हमारे पास पूरा डिस्पोजल हो गया। ठीक है। तो सर आप ये हमें पहले सिखा देते, आपने इतना दिमाग हमारा खपाया, इतने टी अकाउंट बनवाई, इतनी वर्किंग्स बनवाई, तो आप हमें ये एक एंट्री बताते कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेना डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, और जो पैसे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेना, और एसिड को रिकॉर्ड, एसिड को निकाल देना किताबों से कॉस्ट से। और जो बाकी बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा तो गेन है, और अगर डेबिट साइड पे आ रहा तो लॉस होगा। तो आप ये हमें पहले क्यों नहीं बता देते, इतनी आसान बातें। तो वो बताना भी तो मकसूद था ना, वो समझाना भी तो मकसद था ना। ठीक है। अब जिस तरीके से दिल आए वो टी अकाउंट तो आपको कहेगा नहीं। तो या इस वर्किंग को लेके चलना, या इस वर्किंग को लेके चलना मेरे साथ। ठीक है। ठीक है। ये एंट्री प्यारी सी करके लिख देता हूँ, ताकि बावक्त जरूरत काम आ सके, सनद रहे और बावक्त जरूरत काम आ सके। कि डिस्पोजल वाले दिन ये एंट्री कर लो तो सब कुछ तुम कर लोगे, सब कुछ तुम्हारा डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या एंट्री करनी है तुमने, एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है उससे। कैश आया है तो कैश को रिकॉर्ड करो। ठीक है, और डेबिट, ये भी और डेबिट। और एसिड को क्रेडिट कर दो। एसिड की कॉस्ट किताबों से निकालनी है, कॉस्ट। जो जो चीज इसके आगे लिखी हुई है वो रट्टा मार लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी लेनी है, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की। कैश को रिकॉर्ड करो और एसिड को किताबों से निकाल दो, ये डेबिट डेबिट। जब ये काम कर दो, फिर देखो जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे पीएनएल डेबिट हो रहा है। पीएनएल डेबिट होता है लॉस से, तो ये आ जाएगा लॉस। लॉस को बुक कर लो। अगर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा गेन, है, हाँ, गेन हो जाएगा फिर।
तो वो क्या हो जाएगा, पीएनएल गेन से क्रेडिट होता है। पीएनएल में जब भी क्रेडिट हो रही है कोई चीज तो इनकम जाती है, इनकम क्रेडिट नेचर की होती है, तो हम कहते हैं कि गेन। समझ आ गई? जी जी। अच्छा आप जी, एक आखिरी बात रह गई है, वो आखिरी बात करके ना फिर मैं इस पूरे स्टैंडर्ड को ही खत्म करता हूँ, हम रोला मुकाते हैं। दो बातें रहती हैं बेसिकली। देखो यार, ये जो डिस्पोजल होती है ना, सॉरी, ये जो एसिड अकाउंट होता है ना, पहले ये बात कर लूँ फिर दूसरा। अभी तक मैं लिखता आ रहा हूँ कि एसिड की कॉस्ट है। जब एसिड का कॉस्ट अकाउंट हो ना, तो उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा होता है एक अलग से, यूं। एसिड को ना दो तरीके से, एसिड के अकाउंट दो तरीके से बना सकते हो। कॉस्ट मेथड पे बना सकते हो। कॉस्ट मेथड का मतलब ये होता है कि एसिड का अकाउंट अलग बनाओ और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाओ। और एक होता है बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड कहता है भाईजान सब कुछ एक ही में चेप दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ ही ना, सिर्फ एसिड का अकाउंट बनाओ और उसमें सब कुछ घुसा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था जी, ओपनिंग एसिड प्लस एडिशन, कोई एसिड हमने मजीद खरीद के ले गए हैं, वो इसमें ऐड कर दो। अगर कोई एसिड यहाँ से निकल गया तो क्या कर दो, डिस्पोजल। बस बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेनी, इतना आसान है, जिंदगी आसान कर देगा बुक वैल्यू मेथड। ये आ जाएगी कैरी डाउन हमारे पास जी। यहाँ क्या लिखते थे जी, ओपनिंग वालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकालो। कोई डिस्पोजल हुआ है भाई तो डिस्पोजल को यहाँ से निकाल दो, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, कैरी डाउन। आप बुक वैल्यू मेथड क्या कहता है आगे, ये नोट डाउन कर लेना लेक्चर को स्टॉप करके अपने पास। वो पता क्या कहता है, वो कहता है भाई मेरा चंद, ये एसिड अकाउंट बनाओ। एसिड अकाउंट किस चीज पे बना रहे हो अब आप, बुक वैल्यू पे। आप एसिड खरीद के लाए हो, एसिड को एडिशन कर दो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ बात को। हम यकम जून के खरीद के लेके आए थे ना, यकम जून पे, यकम जून 2001 पे एसिड को खरीद के लेके आए थे। एसिड की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख रुपया, ऐसी था। हमने क्या एंट्री की थी, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। एसिड अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। मेरा चंद जवाब दे साथ साथ। जी जी। हमने ये एंट्री की थी, इस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। बस ये फर्क होता है, वहाँ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आ रहा होती है। ये हम कहेंगे 31 दिसंबर 2001 आया, डेप्रिसिएशन चार्ज करो भाईजान, तो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कैसे निकली थी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ पे हमने डिवाइड किया था। और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, पहले साल के अंदर पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब 1000 में से 20,000, 1 लाख में से 20,000 निकल गया, तो एसिड की कैरी डाउन वैल्यू कितनी आ रही है, एसिड किताबों में कितने का नजर आ रहा है, 80,000 रुपए का। कितने का नजर आ रहा है, 80,000 का नजर आ रहा है ना। जी जी किधर गए जी जी, जी जी। 80,000 का, वहां पे भी 80,000 का नजर आ रहा था सर, ये तो बहुत आसान तरीका बता दिया आपने। फिर यहाँ पे क्या आया, यकम जनवरी 2002, ये ओपनिंग बन गया कितना, 80,000। फिर कोई डिस्पोजल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, फिर 31 दिसंबर 2002 की डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में चार्ज कर दो। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 2002 की 20,000, तो 80,000 में से 20,000 चले गए, तो 31 दिसंबर 2002 के एंड पे कितनी वैल्यू आ रही है, 60,000। तो हमारे वहां भी दूसरे साल 2002 के एंड पे कितनी वैल्यू आ रही थी, 60,000। अब ये कम मई को जब हमने डिस्पोज किया है, अगर तो प्रोराटा बेसिस होती तो हम यहाँ 4 महीनों की डेप्रिसिएशन लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ यकम जनवरी 2003 के ऊपर ये ओपनिंग कितनी आ गई हमारे पास, 60,000। और यहाँ पे हम लिखते हैं यकम मई को जो डिस्पोजल हो रहा है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पहले, उससे पहले हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं 4 महीनों की, ये 4 महीनों की डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद यकम मई को डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं, डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोराटा बेसिस नहीं है, हमारी पॉलिसी दूसरी थी। तो हम कहेंगे अब सिर्फ डिस्पोजल हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी नहीं, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ सेल। अब हमने कहा कि ये भाईजान ओपनिंग में हमारे पास चंद यकम मई को डिस्पोज हो गया एसिड। यकम मई को जब एसिड डिस्पोज हुआ भाईजान, एसिड को किताबों से निकाल दो,
हमने कहा एसिड की तो 60,000 रुपए की बुक वैल्यू पड़ी है, एसिड की बुक वैल्यू पड़ी है किताबों में, हमने कहा कॉस्ट तो पड़ी ही नहीं है, हमने कहा बुक वैल्यू निकाल दो, कोई मसले वाली बात नहीं, जो पड़ा है वो निकाल दो, जो पड़ा है वो निकाल दो किताबों से, ठीक है। इधर डिस्पोजल का अकाउंट बना लिया, हमने कहा ये डिस्पोजल है, डिस्पोजल भाई, डिस्पोजल भाई आपके पास यहाँ पे एसिड जो है ना, एसिड आ गया, एसिड अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, डिस्पोजल क्या होगा, डेबिट। हमने कहा 60,000 रुपए से, 60,000 रुपए से आ गया, हमने कहा क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लेके आओ, हमने कहा सर जी बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बनता ही नहीं है, इसमें बनता ही नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, नहीं बनता। हमने कहा सेल प्रोसीड बता दो यार, सेल प्रोसीड कितनी है, हमने कहा 80,000 पे आया था, 80,000 आया था। बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, 20,000 पे इधर आ रहा है, तो गेन निकल आया खुद ब खुद 20,000 रुपए का, उसमें भी 20,000 का निकला था। जी जी। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हम एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे भी बना सकते हैं, कॉस्ट पे भी बना सकते हैं। कॉस्ट पे बनाओगे तो एसेट अकाउंट अलग रखोगे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग रखोगे, बुक वैल्यू पे बनाओगे तो एसेट अकाउंट सिर्फ उसके अंदर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे। फिर जिस दिन डिस्पोजल हुआ है, डिस्पोजल वाले दिन उसकी बुक वैल्यू निकाल दो अकाउंट से, डिस्पोजल वाले दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालनी है, और उसको हमने अपने किताबों से निकाल देना है, ठीक है। ठीक है। बस आज की लास्ट बात, फिर हम ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। नया टॉपिक शुरू करना था लेकिन जो हो नहीं पाया, आज की बातें भी लंबी चली गई हैं हमारी। वो छोटी सी बात है, बहुत मामूली सी मासूम सी बात है। वो ये कि ओपनिंग में हमारे पास 100 रुपए के एसिड पड़े हुए थे, हम एक और एसिड खरीद के लेके आए हैं, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया हमने 20 रुपए का, ठीक है। तो अब हमने यहाँ जो डेप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहा हूँ मैं, यहाँ हमने जो डेप्रिसिएशन निकालनी है, इन एसिड्स के ऊपर भी निकालनी है और इन एसिड्स के ऊपर भी निकालनी है। तो बस दो डेप्रिसिएशन निकलेंगे अब यहाँ पे, ओपनिंग वालों पे अलग निकालेंगे और जो एडिशन हुई है उनके ऊपर अलग निकाल। ये एडिशन हुई है मिसाल के तौर पर ये कम जून को, अब पिछली एग्जाम्पल नहीं ले रहा मैं, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि ये कम जून को हमारे पास हुई है। तो हम कहेंगे जो ओपनिंग वो है जो पिछले साल के आखिरी दिन पड़े थे और इस साल के पहले दिन भी हमारे पास मौजूद थे, और पूरे साल हमारे पास मौजूद है, पूरे साल हमारे पास मौजूद है, पूरे साल हमारे पास मौजूद है। तो हम कहेंगे ये ओपनिंग एसेट्स, इनकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनको माइनस करो और यूजफुल लाइफ 5 साल पे तकसीम करो, तो इनकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 20। और जो एडिशन हुई है, एडिशन 20 रुपए की जो एडिशन हुई है वो कब हुई है, ये कम जून को, तो इसकी भी लाइफ कितनी है, 5 साल। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की, यूजफुल लाइफ पे तकसीम किया, लेकिन प्रो डाटा बेसिस हमारी पॉलिसी है, ये कम जून को एडिशन हुई है तो ये 7 महीने हमारे पास रहा, 7/12 करेंगे तो ये जितना भी जवाब आएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ ये 10 आया जवाब, ठीक है। 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, ये आ गया 4 आया जवाब। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, ओपनिंग वालों की अलग निकाल ली क्योंकि ओपनिंग वाले पूरा साल हमारे पास रहे हैं, फुल ईयर हमारे पास रहे हैं, साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन। लेकिन ये हम जो खरीद के लेके आए हैं यकम जून को, अगर तुम ये भी यकम जनवरी पे खरीद के लाते तो ये भी पूरा साल हमारे पास रहता, ये भी पूरा साल रहते, तो तुम दोनों पे पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते, ठीक है। तो इस तरह भी तुम्हें सवाल दे सकता है वो। तुम यहाँ तुम डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे भाई, सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 24। बस तो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ कितनी, कैसे किताबों में कितने का नजर आएगा, 120 माइनस 24, तो ये बनेगा 96। अच्छा जी, कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं बात को खत्म करके लेक्चर को कंक्लूड करूँ। जी जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके ऊपर एक सवाल करवा दो बुक वैल्यू के ऊपर, करवा दे। थोड़ा समझ आ जाएगी ना बातें। हम नेट बुक वैल्यू पे क्वेश्चन उठा लेते हैं, चीजें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। ये टी अकाउंट पेपर में वो कैसे पूछेगा, मतलब टी अकाउंट पूछेगा या कोई डबल हाँ, ये एंट्री नहीं पूछेगा? पूछेगा वो टी अकाउंट, वो टी अकाउंट में पूछ, बस ना ये बातें पूछ लेगा कि अगर आप बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हो तो आपका क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, तो आप कहोगे जी नहीं बनता, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप टी अकाउंट से फिगर निकाल लो, आपको टी अकाउंट बड़ी आसानी से समझ आते हैं, टी अकाउंट में धड़ाधड़ वैल्यूज को पुट करो और फिगर निकाल लो, मेरी वर्किंग है उस वर्किंग में से फिगर निकाल लो, डायरेक्ट एक एंट्री करो उसमें से फिगर निकाल लो। अच्छा, बुक वैल्यू यूज कर रहे हो तो एंट्री कैसे करोगे, बुक वैल्यू में भी एंट्री याद कर लो ना, बुक वैल्यू में एंट्री कैसे करते हैं भाई, कि हमने एंट्री क्या चाहिए थी, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को डेबिट करो डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक, ये थी ना।
कैश को डेबिट करो और एसिड को क्या कर दो, क्रेडिट। एसिड की कॉस्ट क्रेडिट कर दो, गेन और लॉस आ जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो बन ही नहीं रहा, था हम क्या करेंगे, कैश को रिकॉर्ड करेंगे, कैश डेबिट, कितने से कैश आया है बुक वैल्यू मेथड में, ये कॉस्ट में, यहाँ पे गेन लॉस रिकॉर्ड करना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बनता ही नहीं है ना, तो यूं बनता ही नहीं, तो इसको यूं काटा लगा देता हूँ। तो कैश को रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद एसिड किताबों से निकाल दो, एसिड की बुक वैल्यू किताबों से निकाल दो। किस दिन की बुक वैल्यू, डेट ऑफ, जिस दिन सेल हुई है उस दिन तक की बुक वैल्यू, उस दिन की बुक वैल्यू किताबों से निकाल दो। और जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है तो लॉस, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है तो क्या आ जाएगा, गेन। ये सवाल देखते हैं तो समझ आ जाएगी बात आपको। क्या ख्याल है? जी जी। थोड़ा जरा पढ़ो सवाल को, 2 मिनट, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, क्या समझ आता है। अच्छा जी, पढ़ लिया सवाल। मैं इसको बुक जी वैल्यू मेथड से मैं करवा रहा हूँ, कॉस्ट से आपने खुद कर लेना। ये आपको होमवर्क है, कॉस्ट से आपने करना है इस बार। तो इसके सामने यहाँ बना लेते हैं। ये दो ही मेथड है, कॉस्ट और बुक वैल्यू। जी, ये दो ही मेथड है। देखो वो कह रहा है, एज एट 30 सितंबर 2002 द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द रिकॉर्ड ऑफ लैम्डा प्लांट। लैम्डा की किताबों में नजर आ रहा था। हमारा ईयर एंड क्या है, पहले अपना ना ईयर एंड देख लो, 30 सितंबर 2000, 30 सितंबर 2000। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो 1 अक्टूबर 2002 से लेके 30 सितंबर 2003 तक। जो साल 30 सितंबर 2003 पे खत्म हो रहा है वो शुरू कब हुआ होगा, 1 अक्टूबर 2002 पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी आंखें खोल के देख लिया करो, अपना साल देख लिया करो, तुम्हारा साल क्या है। 1 अक्टूबर 2002 से शुरू होके वगैरह। व्हाट नेट अमाउंट शुड बी अपेयर इन द लाम्बा लैम्डा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लैम्डा की स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट आएगी। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आते हैं जी, एसओएफपी में क्या चीज आती है, हमने कहा जी एसओएफपी में तो एसेट आते हैं। अच्छा, तो एसिड किस चीज पे आते हैं जी, बुक वैल्यू पे। हमने कहा अच्छा जी बताओ, हमने बुक वैल्यू निकालनी है, एसिड की बुक वैल्यू निकालनी है 30 सितंबर 2003 की। तो हमें सवाल का पता लग गया कि हमने 30 सितंबर 2003 की बुक वैल्यू निकालनी। समझ आ गई। हमने कहा जी हमारे पास दो मेथड है, हम क्या करें, या कॉस्ट अकाउंट को अलग रखने और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अकाउंट को अलग रख लें, या फिर एक ही अकाउंट बना लें जिसको हम बुक वैल्यू पे कहते हैं। तो जी वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। हम यहाँ लिख देंगे जी, ये है जी एसिड अकाउंट, नेट बुक वैल्यू पे बन रहा है हमारा। नेट बुक वैल्यू एक ही बात है। ब्लैक मार्कर यूज करते हैं ये जरा। इट इज नॉट गिविंग फाइन लुक, ये हमारा एसिड अकाउंट है और हम इसको बुक वैल्यू पे बना दें। अरे, हमारा साल जिस दिन शुरू हुआ है, हमें चाहिए जी कोई ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। हमारा ओपनिंग क्या है, 1 अक्टूबर 2003। हम यहाँ लिख देंगे कि 1 अक्टूबर 2003 का ओपनिंग बैलेंस पहले ढूंढ के लेके आओ, कोई
ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। तो हम आए, हमने कहा 1 अक्टूबर, उसने कहा हमें कि 31 सितंबर 2002 का बैलेंस बता दिया कि 30 सितंबर 2002 पे ना ये बैलेंसेस आ रहे थे। हमने कहा अच्छा 30 सितंबर 2002 का मतलब यही है कि 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर से पिछला दिन है ना 30 सितंबर, तो हम कहेंगे वही वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास ये ओपनिंग में क्या आ गई, हमारे पास ओपनिंग में ओपनिंग कॉस्ट आ गई ओपनिंग एसेट्स की 8,60,000, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। तो हम दो अकाउंट भी बना सकते थे, यूं एसेट का अकाउंट बनाते 8,60,000 यहाँ लिखते, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते, ओपनिंग में 397,000 यहाँ लिख देते, ठीक है। लेकिन हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, बुक वैल्यू की। ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस करूं तो ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 4,63,000। कितनी आती है, 4,63,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4,63,000, ये हमारे पास आ गया जी ओपनिंग, ठीक है। ये क्या जी आ गई हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू। फिर हम आगे चलते हैं सवाल की तरफ। ये आ गया जी 4,63,000, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो बुक वैल्यू वगैरह। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2003, हमारे साल के दौरान अ प्लांट विद रिटर्न डाउन वैल्यू, एक प्लांट जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट 37,000 है, जिसकी कैरिंग अमाउंट 37,000 है, हमने उसको 49,000 रुपए का बेच दिया। हमने उसको 49,000 का बेच दिया। हमने कहा अगर हमने कोई डिस्पोजल किया है तो यहाँ से बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है, तो डिस्पोजल जो एसेट डिस्पोज हुआ है उसकी बुक वैल्यू यहाँ से निकाल दो। तो उसने कहा कि जो 30 सितंबर में आपने जो एसेट डिस्पोज किया ना उसकी बुक वैल्यू मैं देता हूँ, आप ना निकालो, मैं देता हूँ खुद। हमने कहा दे दो 37,000। जो एसेट निकल गया उसकी बुक वैल्यू यहाँ से निकाल के कहाँ ले जाओ इसको डिस्पोजल में। तो यहाँ से क्या आ गया, एसिड भाई की बुक वैल्यू आ गई कितनी, 37,000। अच्छा, अब हमने ये सेल कर दिया कितने का, 49,000 का। हमने 49,000 का सेल कर दिया, हमने 49,000 का सेल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ जी गेन लॉस आ गया 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए कह रहा हूँ सॉरी। ये कितना गेन लॉस बनेगा जी, 37 और 49 का डिफरेंस, 12,000। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये गेन आ रहा है 12,000 रुपए का, ठीक है। ये तो हमारे पास गेन आ गया। हमने कहा एसिड की एसिड को किताबों से निकाल दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आती होती थी, लेकिन अभी तो एसिड अकाउंट बन रहा है बुक वैल्यू पे, तो ये तो आएगी नहीं यहाँ पे। अच्छा जी, हमने कहा डिस्पोजल हो गया, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। वो कह रहा था प्लांट हैड ओरिजिनली कॉस्ट, प्लांट की ओरिजिनली कॉस्ट 80,000 थी। हमने कहा हम क्या करें, हम तो बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं, मेरा चन मेरा चन। उसके बाद प्लांट, उसके बाद कह रहा है एक प्लांट परचेज किया, द प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट 1,80,000। हमने एक प्लांट परचेज किया साल के दौरान, डेट नहीं उसने हमें बताई, उसने हमें डेट नहीं बताई। उसने कहा हमने एक एडिशन किया, परचेज किया, तो हमने एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट किया होगा 1,80,000 रुपए से। हमने एक और एसिड खरीद लिया साल के दौरान, कोई भी डेट ले सकते हो, उसने हमें डेट नहीं बताई हुई यहाँ पे, ठीक है। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट एंड नन ऑफ द इन द ईयर ऑफ सेल। वही वाली पॉलिसी जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि एक्विजिशन के ईयर में हमने पूरी डेप्रिसिएशन, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और जिस साल हमने डिस्पोज ऑफ किया उस साल हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। तो हमने कहा ठीक है भाईजान, डेट हो गई है इरेलीवेंट, क्योंकि हमने डेट हमें तो तब चाहिए थी ना जब हमारी प्रो राटा बेसिस पॉलिसी होती तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करते। तो हमने कहा अच्छा जी, अब हमारे पास दो एसेट पड़े हैं, ओपनिंग में जो एसेट पड़े हैं उनकी डेप्रिसिएशन भी निकलेगी और इसकी डेप्रिसिएशन भी निकलेगी। इसकी डेप्रिसिएशन प्रो राटा बेसिस पे निकलनी चाहिए थी अगर डेट दी होती और ये चीज, ये लाइन ना लिखी होती। लेकिन अब इसकी जो है ना डेप्रिसिएशन वो कैसे निकलेगी, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी मेरे चंद, पूरी 12 महीनों की निकलेगी, पूरी 12 महीनों की निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम कहेंगे हमारे डेप्रिसिएशन निकालने, क्योंकि अब यहाँ डेप्रिसिएशन रह गई ना बस निकालने वाली। ओपनिंग आ गया, एडिशन आ गया, डिस्पोजल निकल गया हमारी किताबों में से, और अब ये जो एसिड पड़े हुए हैं इनकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी जो उसने हमसे मांगी, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम जी आए डेप्रिसिएशन निकालने, हमने कहा अब तो काफी सारे एसिड्स हैं, तो काफी सारे एसिड्स हैं ना जो, उनकी डेप्रिसिएशन को अलग अलग निकालते हैं। अब ना जरा कान खोल के सुनना, ये एक ही सवाल है। हमने कहा जो ओपनिंग में हमारे पास एसिड पड़े हैं ना, ओपनिंग में 4,63,000, ये वो जो ओपनिंग में एसिड पड़े हुए हैं ना। अच्छा जी, हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकल दिया, कॉस्ट में से माइनस कर दो रेजिडुअल वैल्यू को और यूजफुल लाइफ पे तकसीम कर दो। यूजफुल लाइफ ना दी हो तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही करते होते थे ना, जल्दी बता दो, ऐसे ही करते थे। जी जी। कोई चीज यहाँ तक समझ ना आई हो।
नहीं नहीं। पूछ लो अगर कोई चीज यहाँ तक समझ नहीं आई तो। अच्छा हम क्या कहेंगे, जो ओपनिंग वाले हैं ना, जो उनकी कॉस्ट कितनी है, 8,60,000 रुपये। ये दी हुई है हमारे पास कॉस्ट 8,60,000 रुपये। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कोई दी हुई है नहीं। लेकिन ओपनिंग वाले हैं ना, जो ओपनिंग वाले भाई, उसमें ना ओपनिंग वाले भाई में ना, ये जो हमारे पास 80,000 रुपये का एसिड है ना, ये एसिड भी पड़ा हुआ है। इस 8,60,000 के ऊपर अगर हमने ऐसा किया कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10%, अगर हमने यहाँ 10% लगा दिया ना, यूं करके ठा करके, तो इस 8,60,000 के अंदर ना, वो जो 80,000 रुपये का एसिड डिस्पोज किया ना हमने, जो एसिड हमने बेच दिया, एसिड जो हमने बेच दिया, वो भाईजान उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लग जाएगी, क्योंकि वो 8,60,000 के अंदर पड़ा हुआ है। 1,80,000 वाला तो साल के बीच में खरीद के लेके आए हैं, पता नहीं कब खरीद के लेके आए हैं। तो हम कहेंगे कि भाईजान ओपनिंग कॉस्ट में से माइनस कर दो, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स में से माइनस कर दो, इसको याद रख लेना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, उसमें से हम माइनस कर देते होते हैं ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल भाई तुमने, तुम्हारे ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी ही नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, वरना तुम भी डेप्रिसिएशन ले लोगे, क्योंकि इसमें से हमने 80,000 को माइनस कर दिया। हमने कहा अब जो वैल्यू जितनी बची है ना, ये सारे एसेट हमारे पास पूरा साल मौजूद रहे हैं, इनके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। 10% डेप्रिसिएशन जब हमने चार्ज की तो वो बन गया तकरीबन 78,000 रुपये। तो ओपनिंग वाले उनकी सारी की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 78,000। फिर हमने कहा ये जो भाई है ना, एडिशन हुई है, जो एडिशन, जो नए बंदे आए हैं, नए बंदों के ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। नए बंदों के ऊपर अगर नया बंदा आया होता है ये कम जुलाई को, तो हम 6 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नया बंदा आया होता अगर साल के किसी भी महीने में, तो महीनों के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। लेकिन उनकी पॉलिसी है कि जिस साल तुम परचेज करोगे उस साल पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो हमने कहा चलो ठीक है जी, जिस साल हमने परचेज किया, कॉस्ट को हमने पकड़ा, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई, इंटू रेट कर दिया 10%, तो हमारे पास कितना आ गया, 18,000 हमारी डेप्रिसिएशन। फिर हमने कहा डिस्पोजल भाई तुम नीचे आओ, तुम्हारी डेप्रिसिएशन अलग निकलेगी। तुम जितने साल हमारे पास रहे हो ना, हमने उतना उतने उतना टाइम हमने तुम्हारे ऊपर डेप्रिशिएट करना है। हमारे साल में जितना टाइम तुम हमारे पास रहे हो, हमारा साल क्या है, 2003 का, तो 2003 में तुम हमारे पास जितना टाइम भी रहे हो ना, हम उतनी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेकिन जवाब आया कि नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, सेल के साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। तो हमने कहा तू तो बच गया मेरा चंद, तू 80,000 तू बच गया। अगर तू हमारे पास हमारे साल में 2 महीने रहा होता तो तेरी 2 महीनों की डेप्रिसिएशन मैं यहाँ चार्ज करता। लेकिन तू हमारे साल में क्या है, तुझे आज़ादी है, तू 0/12 करेंगे हम तुझे। तो हमारी डेप्रिसिएशन टोटल कितनी आ जाएगी भाईजान, 9,60,000। ओ 9,60,000 करें 96,000। तो हम कहेंगे ये वो जी डेप्रिसिएशन है, जो ओपनिंग वाले एसेट है उनकी भी डेप्रिसिएशन, और जो हम नए खरीद के लाए उनकी डेप्रिसिएशन, सबकी मिला के कितनी है, 96,000। तो अब इनको ऐड करके ये माइनस करो तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू कितनी बचती है, 5,10,000। ये था जी सवाल। कोई पंचायत पसूड़ी, कोई मसला परेशानी, कोई टेंशन? यदि इसमें यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई ना, तो इस वजह से फिर रेट से मल्टीप्लाई कर रहे जी हैं। रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई तो हमने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रट्टा एज इट इज रट्टा मारना है कि अगर आपके पास ओपनिंग में भी एसिड दिए हैं, कुछ एडिशन भी कर रहे हो, कोई डिस्पोजल भी हो रही है, तो डेप्रिसिएशन 3 स्टेप से निकलेगी। यहाँ जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अगर आप बेशक यहाँ पे बना रहे होते ना क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो फिर भी आप यहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, वो डेप्रिसिएशन भी इसी तरह से आती। ठीक है, जी यहाँ जी। डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका कैसे हो जाएगा, अगर ओपनिंग में भी एसिड दिया हुआ है, एडिशन भी हुई है और डिस्पोजल भी हुई है, कैसे, ओपनिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही आएगा आपका, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं आता आपके सवाल में, टेंशन ना लो। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, ओपनिंग वालों की कॉस्ट पकड़ लो, ओपनिंग में जो एसिड पड़े हैं उनकी कॉस्ट पकड़ लो, माइनस कर दो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये अपने पास लिख लेना, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अगर यूजफुल लाइफ दी हुई है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, अगर रेट दिया हुआ तो मल्टीप्लाई कर दो रेट से। और ओपनिंग वाले वो हैं जो साल के पहले दिन से लेकर साल के आखिरी दिन तक हमारे पास पड़े रहे, इनके ऊपर पूरी 12 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। फिर एडिशन हुई है, जो एडिशन अगर हुई है साल के बीच में, तो एडिशन ओपनिंग कॉस्ट, वही स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ नहीं दिया तो रेट से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो कि भाईजान प्रोराटा पॉलिसी है तो उतनी डेप्रिसिएशन ले लो जितने साल हमारे, जितने साल साल के हमारे महीने हैं, बनते हैं। और डिस्पोजल भाई जो यहाँ से निकाले गए थे वो यहाँ है, कभी दर बदर, कभी उनके दर, कि मैं आज की तरह शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो वो अपना घर लेके यहाँ साइड पे आ गया, उसने कहा मेरे साथ
जुल्म हुआ है, मुझे पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने दी गई, तो इसके ऊपर अलग से डेप्रिसिएशन निकालेंगे और टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो आएगी वो ये आ जाएगी, या फिर यहाँ पे जो आएगी वो ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये वाला सवाल आना बहुत एक्सपेक्टेड है, अगर बहुत अच्छा सवाल आया है इस चैप्टर से तो ये ऐसा सा सवाल बन के आएगा, ऐसा सा प्यारा सा मक्खन सा। ठीक है, तो अगर तो हमारी पॉलिसी ना होती, प्रो राटा बेसिस पॉलिसी होती, प्रो राटा बेसिस, तो हम यहाँ भी 3/4 कर रहे होते, लेकिन अब नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया हमने। ओके जी, अपना ख्याल रखना, कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।